नमस्कार। आज से शुरू करने चल रहे हैं ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाएंगे। जैसे मैथ है, हिंदी है, सामाजिक विषय, ये सब भी चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ में इंग्लिश भी चलेगा थोड़ा बहुत। ठीक ना। तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, उसको पहले से थोड़ा सा हम परिचय के रूप में जान लें। इंग्लिश में एक तो हमें पढ़ना होता है ग्रामर, GRAMMAR। एक तो पढ़ना होता है ग्रामर, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको व्याकरण। और दूसरा हिस्सा हमें पढ़ना होता है एलिमेंट्री नॉलेज, ELEMENTARY, एलिमेंट्री नॉलेज। एलिमेंट्री नॉलेज मतलब कुछ जैसे सामान्य जानकारियां हैं उसके बारे में, यानी हम इसको बोल लें अगर आसान शब्दों में, सामान्य जानकारियां। सामान्य जानकारी के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं विविध जानकारियां भी, विविध जानकारियां। और विविध के लिए भी एक शब्द चलता है इंग्लिश में, मिससेलानियस एक्सरसाइजेज, जैसे होता है ना मैथ में, मिससेलानियस एक्सरसाइजेज, मिससेलानियस एक्सरसाइज। तो एलिमेंट्री के लिए हम सामान्य या विविध शब्द का यूज़ कर सकते हैं, और विविध शब्द के लिए मिससेलानियस वर्ड चलता है। तो ये दो चीज़ पढ़ना होता है इंग्लिश में। इसके अलावा एक तीसरा चीज़ है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवाद। और अनुवाद का साधारण सा मतलब है किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, उसको अनुवाद बोलते हैं। मतलब हिंदी को इंग्लिश में बदलना या इंग्लिश को हिंदी में बदलना, उसको अनुवाद बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन का मतलब हमें इंग्लिश का हिंदी में और हिंदी का इंग्लिश में सीखना है। फ्रेंच का इंग्लिश में या फ्रेंच का हिंदी में नहीं सीखना ना, इंग्लिश में हिंदी, यानी में दो चीज़ इसमें सीखना है ट्रांसलेशन में। एक तो इंग्लिश टू हिंदी और दूसरा हिंदी टू इंग्लिश, यानी दो भाषाओं के ऊपर थोड़ा सा कब्जा बनाना है। और तीसरा चीज़ एक और सीख सकते हैं, जैसे एलिमेंट्री नॉलेज में अगर देखा जाए, जैसे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। होमोफोन्स एक वर्ड होता है ना, होमोफोन्स, HOMOPHONES, होमोफोन्स। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सिनोनिम्स, SYNONYMSS। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, है ना, यानी हम बोल रहे हैं समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, या इसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। एक हम पढ़ते हैं विविध में ही एंटोनिम्स, ANTONYMS। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, विलोम शब्द। अब जब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स ये सब पढ़ेंगे तो विस्तार में इसको जानेंगे। इसके अलावा जैसे हम एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं, एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं, प्रार्थना पत्र। इसके अलावा हम लेटर लिखना भी सीखते हैं इंग्लिश में ही, कि लेटर कैसे लिखते हैं, लव लेटर, तरह तरह के लेटर कैसे लिखा जाता है, इसको भी सीखेंगे इसमें। अनुवाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। अनुवाद में हम एक तो मुख्य रूप से टेंस सीखेंगे, TENS। टेंस एक अलग पार्ट है, लेकिन इसको ट्रांसलेशन के अंदर में सीखेंगे। और जब इस पर टेंस पे आएंगे तो विस्तारपूर्वक टेंस को समझेंगे। इसके अलावा बहुत सारी यूजेस होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जिसका हम यूज़ पढ़ते हैं। जैसे एक के बाद क्या लिखे हैं सर? कहाँ पे, ऊपर ऊपर, यस यस यस। अच्छा, जो नहीं आ रहा उसको बाद में बता देंगे, ठीक है। टेंस एक तो ये सीखना है, और टेंस जब आएंगे तो इस पर विस्तार से सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितना होता है ना सारा सीखेंगे विस्तार से, 12 के 12 हों। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे एक वर्ड होता है बी, एक वर्ड होता है बी, तो हम सीखेंगे यूज ऑफ बी क्या है, यानी बी का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ करते हैं। और बी में मुख्य रूप से 5-6 वर्ड आते हैं। एक होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। इसको वर पढ़ते हैं बहुत लोग, इसको वेयर भी पढ़ देते हैं ना, वेयर नहीं पढ़ा जाता इसे वर पढ़ा जाता है, WERA। तो बी के यूज को पढ़ेंगे। बी के यूज में 5 वर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। और हो सकता है तो आज इसी पे स्टार्ट भी करेंगे, इसी से इज, एम, आर का यूज क्या होता है। इसके अलावा टू
एक वर्ड होता है टू। टू का प्रयोग कैसे करते हैं उसको भी पढ़ते हैं इसमें। जैसे आई एम गोइंग टू एनीवेयर, हम कहीं पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे टू का प्रयोग बहुत तरीके से होता है। तो टू का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में भी अध्ययन करना है इसमें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड हो सकते हैं जिनके बारे में हमें सीखना होता है कक्षा 8 में और आगे की कक्षाओं में भी। जैसे हैज़, हैव, हैड का क्या यूज़ होता है। एक तो बी का यूज़, एक टू का यूज़, एक हैज़ HAS है, हैज़, हैव और हैड का क्या यूज़ होता है, इसको भी सीखेंगे। इसके अलावा वॉज और वर का क्या यूज़ होता है, इसको भी सीखेंगे। वॉज और वर, ये तो इसमें बी में ही आ जाएगा, ठीक ना। वॉज और वर को बी के अंदर में ही इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन में ही इट, हेयर एंड दियर, ये 3 वर्ड का भी हम यूज़ करते हैं। हेयर IT इट और देयर THERE। अच्छा, एक देयर होता है THIER, तो उसको दियर पढ़ते हैं, ठीक ना, और THERE को देयर पढ़ते हैं। तो इसका भी यूज़ हमें इसमें पढ़ना होता है। तो आज हम शुरू करेंगे इज़ एम आर के यूज़ से। अभी इतना हम मिटाते हैं। आज से जो स्टार्टिंग होगा वो ट्रांसलेशन का होगा, और ट्रांसलेशन में भी इज़ एम आर का क्या यूज़ होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी इसमें सीखेंगे। करीब 50-60 एग्जाम्पल लेंगे, उसको सीखेंगे इसमें। पूरा मिटा दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है इज़ एम आर का प्रयोग, यानी यूज़ ऑफ इज़ एम आर। अब ये ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और भी जानना ज़रूरी है। एक तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और तीसरा यानी इसको बोलते हैं, इसको कर्ता कर्म ना, कर्ता कर्म क्या होता है, इसको भी सीखना ज़रूरी है। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये सब जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले नोट करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। SUBJECT, सब्जेक्ट मतलब होता है एक तो विषय, विषय, और दूसरा वर्ड होता है सब्जेक्ट का कर्ता, ठीक ना। सब्जेक्ट मतलब होता है एक ऐसा वर्ड या शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी वाक्य में जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में कुछ जानकारी दी जाती है उसको कर्ता बोलते हैं। जैसे मान लो कि वैभव लिख रहा है, तो यहाँ लिखने का काम कौन कर रहा है, कर्ता। यानी जब हम किसी वाक्य में कौन सा क्वेश्चन पूछे, कौन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कौन, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो उत्तर कर्ता कहलाता है, ठीक ना। जैसे वैभव काम कर रहा है, तो अगर हम ये पूछेंगे कौन काम कर रहा है, तो कौन का उत्तर आएगा वैभव, तो वैभव इस वाक्य में कर्ता हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरा वर्ड है क्रिया। जैसे इंग्लिश में हम लिख लें, यहाँ पर एक एग्जांपल लिख भी लें, मान लो कि वैभव, वैभव काम कर रहा है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वैभव इज डूइंग वर्क, ठीक ना। वैभव इज वर्किंग बोल लें, वैभव इज वर्किंग ये बोल लेंगे। तो जब हम क्वेश्चन में पूछेंगे कौन काम कर रहा है, तो उत्तर हमें मिलेगा वैभव, तो ये वैभव हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी इस वाक्य में वैभव सब्जेक्ट है, क्योंकि कर्ता यानी काम करने वाला कौन है, वैभव है। और दूसरा वर्ड इसमें है वर्ब। एक तो हो गया सब्जेक्ट क्या होता है, समझ में आ गया होगा, और दूसरा होता है वर्ब। जब वर्ब पढ़ेंगे विस्तार से तो समझेंगे वर्ब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जानकारी के लिए केवल इतना जान लें कि वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। यानी किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में जो काम किया जाता है उसको वर्ब बोलते हैं। यानी किसी वाक्य में जिस काम का
करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। जैसे अगर इसी सेंटेंस को लें तो वैभव काम कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपना काम, यानी वर्किंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यानी इस सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो वर्किंग अपना हो जाएगा वर्ब, वैभव हो जाएगा सब्जेक्ट, और तीसरा वर्ड होता है ऑब्जेक्ट। एक वर्ड होता है ऑब्जेक्ट, OBJECT। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। कर्म मतलब होता है कि कर्ता ने, क्रिया की आगे क्या लिखे हैं? ये जिस काम का करना या होना पाया जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, यानी कि किसी सेंटेंस में कर्ता ने जो क्रिया कर रहा है वो किस संदर्भ में कर रहा है, यानी वाक्य में जो अन्य पार्ट होते हैं, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो सेंटेंस जब बोलेंगे तो समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिसमें समझेंगे सब्जेक्ट क्या है और अपना वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और कैसे समझेंगे, इज एम आर के प्रयोग के संदर्भ में समझेंगे, ठीक ना। वी विल अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन रेफरेंस ऑफ यूजिंग इज एम आर इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो बहुत सारे सेंटेंस लेते हैं, उसको फटाफट अपने कॉपी में लिखते जाना और उसकी इंग्लिश भी बताते जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ और जान लें, जैसे कि इज़ का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक ना। इज़ का प्रयोग, इस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होगा। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होगा। सिंगुलर नाउन मतलब होता है एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा, यानी किसी वाक्य में अगर कोई कर्ता एक वचन है, अकेला करने वाला है, तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता वाले सेंटेंस में हम इज का प्रयोग करेंगे। इस सिंगुलर के बाद क्या लिखें? सिंगुलर नाउन। और एक वचन कर्ता कौन कौन हो सकता है, एक तो ही हो सकता है, ही एक वचन होगा, ठीक ना। शी अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो भी एक वचन होगा। इट अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो भी एक वचन होगा। या फिर अगर किसी का नाम लिखा हुआ है NAME तो वो भी एक वचन होगा। इन सभी एक वचनीय कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे अपने सेंटेंस में। और इस प्रकार से अगर जब इस तरीके का सेंटेंस बनाएंगे तो साधारण सा इसका जो सूत्र बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद हम इज को रखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और बाद में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। तो ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा इज के लिए, यानी इज का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, अगर वाक्य में सिंगुलर नाउन आ रहा है, जैसे ही शी इट, या किसी का नाम आ रहा है, जैसे वैभव एक अच्छा लड़का है, मान लो ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ वैभव क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन करता है, ठीक ना, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। कौन अच्छा लड़का है, वैभव। तो यहाँ पर वैभव हो जाएगा सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन करता। तो एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, यानी कि वैभव इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे इज का यूज हो गया, ठीक ना। ऐसे 50 सेंटेंस है, उसमें समझेंगे कैसे कैसे यूज होगा। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसको सबसे पहले लिख देंगे। फिर इज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी वाक्य में अन्य शब्द कौन कौन से आ रहे हैं उसको लिखेंगे, और बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये इज का प्रयोग इस तरीके से हम कर सकते हैं। एम का प्रयोग कैसे होगा, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होगा। जहां पर भी आई आएगा वहां पर एम लग जाएगा, ठीक ना। जैसे जैसे कोई भी सेंटेंस ले लो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, या मैं कल कहीं गया था, ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो वॉज हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैं एक अध्यापक हूँ, एग्जाम्पल के लिए, मैं अध्यापक नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं एक अध्यापक हूँ या मैं एक विद्यार्थी हूँ मान लो पहले, तो क्या कहेंगे, आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ठीक ना। आई के साथ और भी शब्दों का यूज़ हो सकता है, आई के साथ
जैसे वॉज का यूज़ हो सकता है ना, आई के साथ। वेयर का भी हो सकता है। आई हैव का यूज़ हो सकता है, ठीक ना। लेकिन एम के साथ हमेशा आई का प्रयोग होगा। जहाँ पर भी एम आएगा वहाँ पर हमेशा आई का प्रयोग होगा। लेकिन आई के साथ और भी शब्द आ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे एम एक वर्ड है, इसके साथ हमेशा आई आएगा, यानी कि एम के साथ हमेशा आई आएगा, ये एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन आई के साथ बहुत सारे और भी वर्ड आ सकते हैं, ठीक ना। इसके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एम का खाली एक का दोस्त है, आई, ठीक ना। और तीसरा वर्ड है अपना आर। आर का प्रयोग कहाँ होगा? बहुवचन कर्ताओं के साथ। आर का हमेशा प्रयोग होगा प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन बोलने या प्लूरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक ना, प्लूरल नंबर। तो आर का यूज होगा प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर कौन है? जैसे दे प्लूरल नंबर है ना। और क्या हो जाएगा? दीज भी प्लूरल नंबर है। दोज भी प्लूरल नंबर है। इसके अलावा कोई प्लूरल नेम यानी बहुत सारे लोगों का ग्रुप, जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बहुवचन कर्ता अगर कोई है, प्लूरल नाउन अगर कोई है, PN लिख देते हैं शॉर्ट में, तो उसके लिए भी हम आर का प्रयोग करेंगे। एम वाले के लिए वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम आई लिखेंगे, उसके बाद एम लिखेंगे, उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, SENTENCES, उसके बाद लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो एम का स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। आर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक ना। यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, मतलब आई भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है, इसलिए चाहे सब्जेक्ट लिख लें चाहे आई लिख लें, ठीक ना। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, और आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। और आर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कौन कर रहा है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, ARE, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, फिर लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस भी कई तरीके से हो सकते हैं। जब सेंटेंस पढ़ेंगे अलग से ग्रामर में, अभी तो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नियम जानकारी होना जरूरी है इसके लिए, है ना। लिख लिया ना पूरा जी। जैसे ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, अनुवाद पढ़ रहे हैं, तो अनुवाद पढ़ने से पहले बहुत सारे ग्रामर की जानकारी होना जरूरी है। लेकिन उन ग्रामर की जानकारियों को विस्तार पूर्वक न देखने से सिर्फ सिंपल से देखेंगे, ठीक ना, परिचय के रूप में। एक तो सेंटेंस 3-4 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक ना। वैसे तो 5 तरीके के होते हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पर काम है सेंटेंस बनाने में, ट्रांसलेशन करने में, वो 4-5 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। पहला कौन सा सेंटेंस आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सिंपल सेंटेंसेस, ठीक ना, साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों का अनुवाद होगा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बोल रहे हैं या सकारात्मक वाक्य? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब जो नकारात्मक नहीं है वो सकारात्मक है, ठीक ना। और दूसरी तरीके के सेंटेंस पढ़ेंगे, और जब भी सकारात्मक वाक्य बनाएंगे इज एम आर के संदर्भ में, तो क्या सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, ARE, उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। और दूसरी तरीके के सेंटेंस हो सकता है नेगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि
नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे वैभव अच्छा लड़का नहीं है, मान लो इसी एग्जाम्पल ले लें, तो ये नकारात्मक वाक्य है, ठीक ना, जिसमें नहीं वर्ड का यूज़ होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर ए आर ई, ठीक ना, ए आर ई, इज एम आर, फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट, इज एम आर के बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। और तीसरे प्रकार का सेंटेंस हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव में दो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में भी दो तरीके के इंट्रोगेटिव हो सकते हैं ना। एक इंट्रोगेटिव हो सकता है सिंगल, जो इज एम आर से प्रारंभ हो, यानी क्या वर्ड से प्रारंभ हो, ठीक ना, क्या वर्ड से प्रारंभ हो, सिंगल लिखना, ठीक ना। और एक ऐसा हो सकता है कि WH वर्ड से प्रारंभ हो, जैसे कुछ सेंटेंस हो सकते हैं जिसके सबसे पहले इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग पहले कर देंगे। जैसे क्या वैभव एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले यूज़ कर लिया, यानी इज एम आर में जब किसी कर्ता के बारे में पूछा जाए या किसी कर्ता के बारे में बताया जाए तो वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जैसे कि क्या वैभव एक अच्छा लड़का है, क्या नितिन का भाई अंकित है ना, तो वहाँ पर हम लिख देंगे इज का प्रयोग करेंगे। और कुछ वर्ड होंगे WH का प्रयोग होगा जिसमें, और WH के प्रयोग में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं यानी क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो बीच में आएंगे वाक्य के। जैसे WH वर्ड मतलब होता है व्हेन, जैसे व्हेन है कि तुम कब आओगे, डोली में लेकर जाओगे, तो यहाँ पर व्हेन का यूज़ हो जाएगा, ठीक ना। व्हेन मतलब होता है कब, वेयर, WHERE, वेयर मतलब कहाँ, हाउ, हाउ मतलब कैसे। तो ये सब जो वर्ड है ना सेंटेंस के बीच में आएंगे, जैसे तुम कैसे हो ना, यहाँ पर क्या पहले आता था पहले कि क्या वैभव अच्छा लड़का है, नहीं कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आएंगे, जैसे तुम कब आओगे, तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो, हाँ, इस तरीके से। तो व्हेन, वेयर, हाउ, और क्या हो सकता है हु, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, ठीक ना, यानी कौन, कब, कहाँ, कैसे। और एक हो सकता है वाई, WH वाई, वाई मतलब क्यों। तो ये 5 प्रकार के शब्द जो हैं इनको बोलते हैं WH वर्ड्स। और भी वर्ड होते हैं जैसे वोम भी होता है, WHOM भी होता है, ठीक ना, वोम भी होता है, एक वर्ड होता है, ये भी WH वर्ड ही होता है, ठीक ना। वोम मतलब किसका या किसकी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे क्या से अगर स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे, इज, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिखेंगे वर्ब, अगर होगा वर्ब लिखेंगे, नहीं तो अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। और मान लो व्हेन, वेयर, हाउ, वाई से अगर स्टार्ट होगा तो कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसके लिए तो सबसे पहले WH वर्ड्स लिखेंगे, WH वर्ड्स पहले लिख लेंगे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस लिखेंगे, फिर लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहे होंगे तो चारों पांचों स्ट्रक्चर लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे एक लाइन से, ठीक है। तो ये मिटाते हैं। अब ये बता दिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर 3-4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं
उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये सब अगर जान गए होगे तो अब वाक्य बनाना या इस एमआर का ट्रांसलेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो तो आगे बताते हैं। ठीक ना। सेंटेंस लिखो अपने कॉपी में। जैसे मैं साहसी हूं, मैं साहसी हूं। मैं साहसी हूं के लिए क्या हो सकता है, आई एम करेजियस, COURAGEOUS। करेजियस मतलब होता है साहसी। तो यहां पर एम के साथ आई का प्रयोग हुआ है, या कहें आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। ठीक ना। अगला सेंटेंस लिखो, हम अमीर हैं। दूसरा, हम अमीर हैं, तो इसके लिए क्या हो सकता है कि वी आर रिच, RICH, वी आर रिच। तो यहां पर आर क्या है, बहुवचन संज्ञा के साथ या बहुवचन कर्ता के साथ जुड़ा हुआ एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है। तो वी एक बहुवचन कर्ता है ना, पहले बताए थे। आई, वी, यू, दे, ये सारे बहुवचन कर्ता होते हैं। तो वी, यू, दे, इन सब के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ पर वी होगा, जहाँ पर यू होगा, जहाँ पर दे होगा, जहाँ पर दीज होगा, जहाँ पर दोज होगा, इसको बताए हाँ, दो जो बताए जहाँ पर प्लूरल नंबर होंगे वहाँ सब आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वी आ गया है ना, तो वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो वी आर रिच। अगला सेंटेंस लिखो, हम कंजूस नहीं हैं। तीसरा है हम कंजूस नहीं हैं। इसके लिए क्या होगा, वी आर नॉट माइजर्स। कंजूस की इंग्लिश होती है माइजर्स। वी आर नॉट माइजर्स। और नेगेटिव सेंटेंस में बताए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सहायक क्रिया होती है यानी कि इज एम आर होता है, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे, अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस होगा। तो वी आर नॉट माइजर्स यानी कि हम कंजूस नहीं हैं। तीसरा क्या लिख लेंगे, तुम ईमानदार नहीं हो। तुम ईमानदार नहीं हो, इसलिए क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ऑनेस्ट। तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट, ये टी है, ठीक ना। यू आर नॉट ऑनेस्ट, HONEST। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। पांचवा सेंटेंस लिखो, क्या मैं मेहनती नहीं हूं। पांचवा सेंटेंस, क्या मैं मेहनती नहीं हूं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे मैं आया है तो इसके लिए एम का प्रयोग करेंगे। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है, जिसका शुरुआत क्या से हो रहा है ना, क्या मैं मेहनती नहीं हूं, यानी इसको बोलेंगे जिसमें इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो। ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों वाक्य हों, उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या मैं मेहनती नहीं हूं, ये हिंदी है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, एम आई नॉट लेबोरियस। ठीक ना, एम आई नॉट लेबोरियस, LABOURIOUS, लेबरस बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। लेबोरियस होगा, ये यू नहीं लगेगा यहाँ पर, LABORIOUS, लेबोरियस, ठीक ना, या लेबरस बोल लें, दोनों वर्ड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस, यह क्या है। यह क्या है कि इंग्लिश क्या होगी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और यहां पे लग जाएगा इंट्रोगेट, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखो,
वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो वह एक अच्छा लड़का के लिए क्या हो जाएगा? ही इज ए गुड बॉय, सिंपल सा, ही इज ए गुड बॉय। गुड बॉय। अगर ये हो जाता कि वह एक अच्छी लड़की है तो यहाँ पे लिख देते शी, बाकी सब वही रहता, शी इज ए गर्ल। शी इज ए गुड गर्ल, ठीक ना, ये लिख देते हैं यहाँ पर। 8वां सेंटेंस लिखो। वे बहादुर हैं, वे बहादुर हैं, इसके लिए क्या होगा? दे आर ब्रेव, वे बहादुर हैं, दे आर ब्रेव। यहां पर दे बहुवचन है, बहुवचन करता है, तो इसके साथ आर लग जाएगा। दे आर ब्रेव यानी कि वे बहादुर हैं। अगला सेंटेंस, मैं एक खिलाड़ी हूं, ठीक ना, मैं एक खिलाड़ी हूं, इसके लिए हो जाएगा आई एम अ प्लेयर, सिंपल सा, आई एम अ प्लेयर। मैं एक विद्यार्थी हूं तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, ठीक ना। अगला, यह पेन अच्छा नहीं है, यह पेन अच्छा नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो दिस पेन इज नॉट गुड, यह पेन अच्छा नहीं है तो दिस पेन इज नॉट गुड। अच्छा, ये इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर लें, ठीक ना। जितना ज़्यादा सेंटेंसेस का अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगला लिखो, वो किताबें अच्छी नहीं हैं, वो किताबें अच्छी नहीं हैं, वो किताबें अच्छी नहीं हैं, या वे किताबें अच्छी नहीं हैं, ठीक ना, वे किताबें अच्छी नहीं हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? दोज बुक्स आर नॉट गुड, वे किताबें अच्छी नहीं हैं। तो दोज भी एक बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ जो कर्म होता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, उसमें बहुवचन लगा देते हैं, तो बुक का बुक्स कर देंगे। अगर यहाँ पर दीज होता तो दीज के साथ भी बुक्स कर देते हैं, और दीज के साथ भी आर का प्रयोग होता। यहाँ पर आर का प्रयोग जो है दीज के साथ भी होगा, है ना, और दोस्त के साथ भी होगा, और जो यहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा वो बहुवचन बना देंगे उसको, प्लूरल, प्लूरल, जैसे बुक का बुक्स कर दिया, इस तरीके से। अगला सेंटेंस, क्या वह एक प्रसिद्ध गायक है, क्या वह एक प्रसिद्ध गायक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इज ही ए फेमस सिंगर, क्या वह एक प्रसिद्ध गायक है, इज ही ए फेमस सिंगर। यहां पर सेंटेंस जो है क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और ही जो है एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर करता है, तो सिंगुलर कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो इज ही ए फेमस सिंगर, यहां पर ये हो जाएगा। अगला, तुम कौन हो, हाँ भाई, तुम कौन हो जो यहां पर आए हो? हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, तो यहां पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इसको बोलते हैं, ठीक ना। ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ आर यू, और हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो, हाउ आर की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तुम कैसे हो। लिख लो चाहे, तुम कैसे हो, तो हाउ आर यू। अगर पूछा जाता वह कैसा है, भाई कहीं गए हो, मेहमान पूछ रहे भाई वह कैसा है, या तुम्हारा भाई कैसा है, तो हाउ इज़ योर
यंगर ब्रदर, तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? तुम्हारी छोटी बहन कैसी है? I am fine. हाउ इज योर यंगर सिस्टर? I am fine. एक लिखो स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी होता है ना, जी स्पाइडरमैन. स्पाइडर रेंगता है ना इस पे, हाँ स्पाइडर रेंगता है, लिखो सेंटेंस लिखो, स्पाइडर रेंगता है, रेंगता है। हम चलते हैं, जानवर चलता है, कुछ चीज़ें रेंगती है, सांप चलता नहीं है, सांप रेंगता है ना, सांप के पैर नहीं होता है। क्या लिखे सर? स्पाइडर. स्पाइडर मतलब क्या होता है? स्पाइडरमैन मकड़ी. मकड़ी होता है ना। पता नहीं. मकड़ी. सांप लिख लो, सांप रेंगता है, लिख लो सांप रेंगता है। कितना सेंटेंस हो गया था? 14. 14 हो गया था। लिखो सांप रेंगता है। 14 डालना है. अच्छा, 14. सांप रेंगता है, इसके लिए हो जाएगा द स्नेक्स या स्नेक क्रॉल्स, स्नेक क्रॉल्स, CRAWLS, क्रॉल्स मतलब रेंगना, स्नेक क्रॉल्स, सहायक क्रिया हो रही है. ठीक ना। सहायक क्रिया हो रही है. ये दरअसल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस, ठीक ना। तो सहायक क्रिया डज नॉट लगेगी. डज लग नहीं, इसमें डज और डू का प्रयोग नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, से अफर्मेटिव. इसका EJMR से रिलेशन नहीं है। जब इसको बताएंगे ना इंडेफिनिट वाला, तब बताएंगे इसके बारे में। इसमें अगला सेंटेंस लिखो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तो हो जाएगा यू आर क्रेजी, आप पागल हैं. यू आर क्रेजी। आप पागल. अच्छा, इसी से और सेंटेंस सीख लें। अगर इसी में होता तुम पागल नहीं हो, तो आर के बाद लगा देते नॉट, ठीक ना। अगर ये होता क्या तुम पागल हो, तो क्या करते थे? आर यू क्रेजी, ठीक ना। क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी, तुम पागल नहीं हो, यू आर नॉट क्रेजी, ठीक ना। पागल कौन है? हु इज क्रेजी। नितिन पागल को मेंटल नहीं कह सकते सर. नहीं, क्रेजी बोलेंगे, नितिन है. नितिन पागल नाम. नितिन ठीक है। वहाँ गोली चुरा ली. 16 अस्सलाम वालेकुम। वो थके हुए हैं, वो थके हुए हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर टायर्ड, हम ना लिखे. दे आर टायर्ड, यानी वे थके हुए हैं। तो यहां पर दे क्या है? बहुवचन करता है, आर लग जाएगा इसके साथ में, दे आर टायर्ड। अगला सेंटेंस लिखो, हम जगे हुए हैं, ठीक ना, हम जगे हुए हैं, तो वी आर अवेक, AWAKE। अच्छा, जितना सेंटेंस है उसमें इज एम आर आ रहा है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। हम जगे हुए हैं तो वी आर अवेक। अवेक. AW. वह पतली है, जैसे रिश्ता देखने गए, बिया देखें, बड़ी पातर बाटे मेरे है, तो शी इज स्किनी, शी इज स्किनी, वह पतली है, शी इज स्किनी, ठीक ना। पतले वर्ड के लिए थिन वर्ड का भी यूज कर लेते हैं ना, लेकिन के लिए करते हैं. उसके लिए फैट का प्रयोग करते हैं ना, थिक करते हैं। थिक मतलब मोटा और थिन मतलब पतला, ठीक ना। थिन मतलब होता है पतला, लेकिन लड़की के लिए थिन का यूज नहीं करेंगे ना, स्किनी का यूज करेंगे, SKINNY, स्किनी। और थिन का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है थिक, थिक मतलब मोटा। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए थिन या थिक वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये पेन मोटा है, तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे कि दिस पेन इज थिक, ठीक ना। वो पेन पतला है तो दैट पेन इज थिन। लेकिन मनुष्य के लिए स्किनी वर्ड का यूज करें, ठीक ना, ज़्यादा अच्छा है। अगला लिखो, ये गीला है, ये गीला है, कपड़ा वपड़ा मान लो गीला है तो ये गीला है, तो इट इज वेट, क्या? इट इज वेट, वेट मतलब गीला, वेट मतलब होता है गीला। और मान लो ये सूखा है, अगर ये यूज करना हो तो क्या, नहीं भाई ये गीला नहीं, ये सूखा है, तो क्या करेंगे? इट इज ड्राई। जैसे
ठंडी में स्किन जो होती है रूखी पड़ जाती है, तो क्या बोलते हैं? द स्किन इज ड्राई, स्किन सूख गई है या मुरझा गई है, तो लगाओ उसमें कुछ क्रीम से। अगला सेंटेंस देखो, बस। मेरा भाई इंजीनियर है या मेरा भाई डॉक्टर है, कुछ भी लिख लो। मेरा भाई इंजीनियर है, तो माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, INGINER, इंजीनियर। अगला, तुम खूबसूरत हो। तुम खूबसूरत हो, ठीक है। तुम खूबसूरत हो का यूज़ कहाँ करेंगे? जो खूबसूरत होगा तो उसके लिए क्या कहेंगे? यू आर ब्यूटीफुल। यू आर ब्यूटीफुल। अच्छा, कोई लड़का अगर किसी लड़की को कह रहा हो तुम सुंदर हो, तो बोलेंगे यू आर ब्यूटीफुल। लड़की के लिए ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ होगा, ठीक ना। और कोई लड़की लड़का कह रहा है कि तुम बड़े सुंदर हो, तो यू आर हैंडसम, ठीक ना। लड़का होगा हैंडसम और लड़की होगी ब्यूटीफुल, ठीक है। हैंडसम, हैंडसम का यूज़ किसके लिए होगा? आदमी के लिए। ब्यूटीफुल का यूज़ किसके लिए होगा? लड़की के लिए। अगला, ट्रेन लेट है। ट्रेन लेट है, तो इसके लिए क्या होगा? द ट्रेन इज लेट। ट्रेन लेट है के लिए क्या होगा? द ट्रेन इज लेट। द ट्रेन इज TRAIN, ट्रेन इज लेट। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बताने के लिए भी हम इस MR का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, परिस्थिति, दशा, पोजीशन, डायरेक्शन, डेट, उम्र, इन सब को बताने के लिए भी इस MR का यूज़ करते हैं। द ट्रेन इज़ लेट यहाँ पर हो जाएगा। अगला लिखो, वो मेरे अंकल हैं, ठीक ना। वो मेरे अंकल हैं, तो ही इज़ माई अंकल। ही इज़ माई अंकल। अगला हो जाएगा, हम सिर्फ दोस्त हैं। अगला सेंटेंस लिखो, हम सिर्फ दोस्त हैं। कोई गलत फहमी ना रखना, हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त हैं, तो वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अगला, शीशा टूटा पड़ा है। शीशा टूटा पड़ा है, द ग्लास इज ब्रोकन। द ग्लास इज ब्रोकन। ग्लास टूटा पड़ा है तो शीशा, द ग्लास इज ब्रोकन, ठीक ना। अच्छा, ब्रोकन क्या है ना, ब्रोकन जैसे कोई भी वर्ब होता है उसके 4 रूप होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म। तो कई सारे इज MR वाले सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो क्रिया है, जैसे ब्रोकन यहाँ पे क्रिया है, ठीक ना, ये थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे इज MR के साथ हो सकते हैं जहाँ पर क्रिया थर्ड फॉर्म में लिखा हो। तो यहाँ पे ब्रोकन जो है थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा ब्रेक, ठीक ना। ब्रेक और ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रेकिंग। द ग्लास इज ब्रोकन। अगला सेंटेंस, आज दुकानें बंद हैं। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे दिन दुकानें बंद थी ना, तो आज दुकानें बंद हैं। द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे। यहाँ पर भी क्लोज्ड थर्ड फॉर्म में है।
द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे, आर ARE आर क्लोज्ड टुडे, आज दुकानें बंद हैं। द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे। कोई भी भाषा सीखने के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी और लर्न एनी लैंग्वेज, एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विदाउट एक्सरसाइजिंग मैनी ऑफ द सेंटेंसेस, you can't even think that how will you able to speak any one of the sentence। जब तक आप बहुत सारा अभ्यास नहीं कर लेंगे तब तक आप ये सोच भी नहीं सकते कि एक वाक्य भी कैसे बोलें, ठीक ना। तो यू आर सपोज्ड टू प्रैक्टिस एज मच एज सेंटेंसेस एज यू कैन। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अनेक ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें जितना कि आप कर सकते हैं, तब जाकर क्या आएगा थोड़ा बहुत, ठीक ना। हिंदी बहुत बढ़िया, हिंदी भी बहुत बढ़िया नहीं आती है। अगर हिंदी भी बहुत बढ़िया बोलना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश तो हमारी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदरलैंड, मदर वर्ड्स ना, मदर लैंग्वेज। तो कैसे सीखेंगे? ये चीज़ अभ्यास से सीखेंगे। हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी अगर हिंदी अच्छी बोलनी है उसके लिए भी सीखना पड़ेगा, ठीक ना। तो हिंदी कम से कम काम चलाने के लिए आता है। इंग्लिश भी बहुत एकदम लेक्चरर ना बन जाए, काम चलाने भर का सीख लें बस, ठीक ना। कहीं गए, कोई मान लो इंग्लिश में कुछ बोल दिया, मतलब फेल हो गए उसी में, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत रिप्लाई करने के मूड में रहें, इतना आना चाहिए बस। मतलब और ज़्यादा आ जाए अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं, और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहीं पर डीमोटिवेट हो जाए तो ऐसा ना हो, ठीक ना। थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। तो कक्षा 8, 9, 10, 12 स्तर पर जो पढ़ाया जाता है ना, वो अंग्रेज बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। वो इतना कि इंग्लिश की एलिमेंट्री नॉलेज हो जाए बस। तो ये जो है खाली एलिमेंट्री नॉलेज के लिए है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाए। द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे। अगला, ये नोट फटा पड़ा हुआ है, फटा हुआ है, ठीक ना। जैसे कुछ नोटें फट जाते हैं ना, तो ये नोट फटा हुआ है। द नोट इज टॉर्न। द नोट इज टॉर्न। यहां पर भी टॉर्न जो है थर्ड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टीयर होता है ना। टीयर, टॉर्न, टॉर्न, टीयरिंग। सही बोल रहा हूं मैं? अगला सेंटेंस, कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, तो टुमारो इज हॉलीडे। टुमारो इज हॉलीडे। अगला सेंटेंस, ये आगे से पहले लिख दीजिए। दरवाजे पर कोई है। समवन इज एट द डोर। दरवाजे पर कोई है। अगला हिंदी में वाक्य होगा, दरवाजे पर कोई है। समवन इज एट द डोर। ये ऐसे बोल सकते हैं कि समवन इज स्टैंडिंग। समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। चाहे ये बोल दें समवन इज एट द डोर, यानी कोई दरवाजे पर खड़ा है, या बोल दें समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो दोनों के लिए चल जाएगा। अगला, मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं, इसी बहाने बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उसका भी ज्ञान हो जाएगा ना। मैं प्यासा हूं तो आई एम थर्स्टी। THIRSTY, थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। अगला, मैं भूखा हूं। मैं भूखा हूं के लिए हो जाएगा आई एम हंग्री।
मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। तो यहाँ पर एम के साथ आई का प्रयोग हुआ है, या कहें कि आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। मैं भूखा हूँ तो आई एम हंग्री, HUNGRY। अगला सेंटेंस, वो मेरी कार है। वो मेरी कार है। अच्छा, कोई चीज़ अगर दूर रखी हुई है और एक वचन में है, जैसे आगे चल के ये भी सीखेंगे, यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोस, इन चारों शब्दों का प्रयोग। ये अभी जान ले थोड़ा सा। कोई एक वस्तु है वो दूर रखी हुई है तो उसके लिए इज का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जैसे वो मेरी कार है, तो कार एक वचन है और दूर रखी हुई है, तो दैट इज माई कार। ये मेरी कार है तो बोलेंगे दिस इज माई कार। वो मेरी कारें हैं तो दोज आर माई कार्स, और ये मेरी कारें हैं तो दीज आर माई कार्स। ठीक है, यहाँ पे बोला वो मेरी कार है तो दैट इज माई कार। अगला सेंटेंस, वाह जी वाह। वो लिखो, वो वाह पे ओक मात्रा, वो माने तो हो जाएगा। तो वह लिख दो, वह मेरी कार है। ये मेरा घर है, ये के लिए यह लिख दो, यह मेरा घर है। कौन सा सेंटेंस था बोला? यह निम्नलिखित है। कैसे? तो यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। अगला सेंटेंस, ये टमाटर सड़ा हुआ है। ये टमाटर सड़ा हुआ है, तो दिस टमाटो इज रॉटेन। दिस टोमेटो इज रॉटेन। रॉटेन ये भी थर्ड फॉर्म है। रॉटेन मतलब होता है सड़ा हुआ। क्या टमाटर? यह टमाटर सड़ा हुआ है, दिस टोमेटो इज रॉटेन। अगला हो जाएगा, ये केले पके हुए हैं। ये केले पके हुए हैं, तो दीज बनानाज, दीज बनानाज आर राइप। राइप मतलब पका हुआ, और रॉटेन मतलब सड़ा हुआ। ठीक है, ये केले सड़े हुए हैं, सॉरी पके हुए हैं। दीज बनानाज आर राइप। मैं तैयार हूँ, कहीं जाना है। अब कहना कि कोई पूछा कि आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? तो मैंने बोला मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। आई एम READY, आई एम रेडी। अगला सेंटेंस, आज शुक्रवार है। शुक्रवार नहीं होता, शुक्रवार। ठीक है, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? शुक्रवार होगा कि शुक्रवार होगा? शुक्रवार। हाँ, तो आई एम रेडी, आज शुक्रवार है, तो टुडे इज फ्राइडे ना। टुडे इज, अच्छा एक चीज़ और जानो, कोई अगर दिन लिखेंगे, सप्ताह का कोई दिन लिखेंगे या साल का कोई महीना लिखेंगे, तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा उसे। तो टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, आज कोई भी अगर दिन है तो टुडे इज फ्राइडे। कल मान लो शुक्रवार है या कल शनिवार है, तो क्या बोलेंगे? टुमारो इज सैटरडे, या टुमारो विल बी सैटरडे, उसको कह सकते हैं। अगला क्या लिखेंगे? आज 9 दिसंबर है। आज क्या, कौन सा 29 दिसंबर है ना। आज 29 दिसंबर है, लिखो आज 29 दिसंबर है, तो टुडे इज 29 दिसंबर। जैसे आज फ्राइडे तो टुडे इज फ्राइडे, ऐसे आगे लिख सकते हैं। आज 29 नवंबर है तो टुडे इज 29 दिसंबर, DECEMBER।
वो अमीर हैं, वह अमीर है, ऐसे लिख लो चाहे, वह अमीर है तो ही इज रिच, ही इज रिच हो जाएगा। वह गरीब है तो ही इज पुअर हो जाएगा यहाँ पर। अरे क्या? वह अमीर स्लैश गरीब है तो ही इज रिच, गरीब होगा तो ही इज पुअर, आए थे वामी। तो आप गरीब लिख लेना फिर, इसलिए मैं दूसरा लिख दिया, पहला लिखाया था ना इसे, तो अगर वहाँ पे गरीब लिखे होते तो आपके वाला सेंटेंस में अमीर लिख लो, उधर अमीर लिखोगे तो इधर गरीब लिख लो, ठीक ना। मैं दिल्ली में हूँ, ठीक ना, मैं जहाँ पर भी हूँ, स्थिति बताने के लिए भी होता है, ठीक ना, स्थिति डायरेक्शन ये सब बताने के लिए भी इज एम आर का यूज़ होता है। तो मैं दिल्ली में हूँ या आज मैं दिल्ली में हूँ तो टुडे आई एम इन दिल्ली टुडे, या मैं दिल्ली में हूँ तो आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ आई एम दिल्ली। इन दिल्ली, दिल्ली DELHI, दिल्ली। अगला मैं विद्यार्थी हूँ तो आई एम ए स्टूडेंट, हो गया, रहने दो इसे। अगला मेरा घर बाजार के पास है, ना बट मेरा घर बाजार के पास है तो माई हाउस इज नियर द मार्केट, 40वां इधर लिख देना, मेरा घर बाजार के पास है, माई हाउस इज नियर द मार्केट, MARKET। माई अगर ये बोलेंगे मेरा घर बाजार से बहुत दूर है तो क्या बोलेंगे इसके लिए, माई हाउस इज फार अवे फ्रॉम द मार्केट, ये भी लिख लेना, मेरा घर बाजार से बहुत दूर है तो माई हाउस इज फार अवे, FAR, फार अवे फ्रॉम द मार्केट। अगला सेंटेंस, वो 30 साल का है, वो या बोले वह 30 साल का है, थोड़ा रुक भैया, हाथ था खिलौना ना। वह 30 साल का है तो इसके लिए हो जाएगा ही इज 30 ईयर ओल्ड, ही इज 30 ईयर्स ओल्ड। इसके लिए यह भी बोल सकते हैं कि ही इज 30, चाहे बोल लो ही इज 30 ईयर्स ओल्ड या बोल लो कि ही इज 30, इतना भी चलेगा। क्या जैसे मैं, क्या था वाक? जैसे ये बोलना है कि मैं 15 साल का हूँ तो आई एम 15, बस पर्याप्त है, या इतना बोलो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, दोनों सही है, ठीक है। वाक की क्या? तुम अभी भी जवान हो, तुम अभी भी जवान हो, इसलिए क्या होगा, यू आर स्टिल यंग, यू आर स्टिल यंग, YOUNG, तुम अभी भी जवान हो, यू आर स्टिल यंग। अंकित और नितिन भाई हैं, अंकित और नितिन भाई हैं या वैभव और हर्षित भाई हैं, तो अपना अपना लिख लेना जो भी है, जैसे भी है। तो क्या लिखेंगे, अंकित एंड नितिन आर ब्रदर्स, अंकित एंड नितिन आर 50 है ये। ब्रदर्स, यानी नितिन और अंकित भाई हैं, ऐसे के लिए, या वे दोनों बहनें हैं तो दे आर सिस्टर्स, ये भी 50। ठीक है। जी। अगला लिखो, पटाखे खतरनाक होते हैं, पटाखे खतरनाक होते हैं, क्रैकर्स आर डेंजरस, 45वां, क्रैकर्स CRACKERS, क्रैकर्स आर, क्रैकर्स आर डेंजरस, DANGEROUS, क्रैकर्स मतलब पटाखे होते हैं, डेंजरस मतलब खतरनाक, पटाखे खतरनाक हैं,
या पटाखे खतरनाक होते हैं तो क्रैकर्स आर डेंजरस। ग्रह सौर प्रणाली के भाग हैं। ग्रह सौर प्रणाली के भाग हैं। अगला सेंटेंस लिखना, ग्रह सौर प्रणाली के भाग हैं। लिख लिए, ग्रह सौर प्रणाली के भाग हैं। द प्लैनेट्स आर द पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम। 46वां, द प्लैनेट्स PLANETS प्लैनेट्स आर द पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम। 1 घंटा 45 द प्लैनेट्स आर द पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम, यानी ग्रह सौर प्रणाली के भाग हैं। क्या हो गया, थक गए ना? नो सर, पहली बार इतना देर तक पढ़े। अरे गुरु 1 घंटा माने रखा था, चलो कोई नहीं, जाना था। धीरे धीरे पढ़ लो सारा। वो पिया हुआ है, पिया हुआ मतलब टल्ली है, वो पिया हुआ है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, ही इज ड्रंक। जैसे गांव में कोई पी कर आया है या घर में कोई पी कर आया है, कहते ना भैया पिए बाटन, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही इज ड्रंक। सर इसका हिंदी में क्या होगा, हुए? क्या, किसका? ये हुए इसका नहीं, इसका वह पिया हुआ है, तो ही इज ड्रंक। ड्रंक ड्रंक थर्ड फॉर्म है, ये ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है ना, बताए थे बहुत सारे में, जैसे रॉटन ना, कि वो टमाटर सड़ा हुआ है तो टोमेटो इज रॉटन। ऐसे पिया हुआ है तो ड्रंक थर्ड फॉर्म होगा इसमें। वह पिया हुआ, ही इज ड्रंक। अब बहुत सारे प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस नोट करेंगे, ठीक ना? वी विल गोइंग टू नोट सो मैनी सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, अगर कोई सेंटेंस इज से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले इज एम आर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ना, उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस लिखेंगे। तो अब लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेडिंग बना लो चाहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रश्नवाचक क्वेश्चन के बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद नेगेटिव वाले का कुछ एग्जाम्पल लेंगे 4-5, फिर ये खत्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखें, उसमें पहले लिखो, और इसका सूत्र बताए थे ना, इज एम आर पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या मेरा, जैसे हमने कहा कि मेरा नाम सागर है तो लिखेंगे आई एम सागर या माई नेम इज सागर। अगर ये होगा क्या मेरा नाम सागर है तो क्या होगा, इज माई नेम सागर ना। तो अपना अपना नाम लिखो सभी लोग, क्या मेरा नाम, लल्लन, अंकित, नितिन, वैभव, अंकुश, ये सब है। क्या मेरा नाम सागर है, इज माई नेम, कौथा है यार, 48वां है ना। एक से डाला ना, दूसरा वाक्य शुरू इंट्रोगेटिव। चलो इंट्रोगेटिव का पहला वाक्य, क्या मेरा नाम भोला है, एक्स वाई, हाँ भोला है, तो इज माई नेम, इज माई नेम सागर तिवारी, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते तो माई नेम इज सागर तिवारी, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इज माई नेम सागर तिवारी, ठीक ना। अगला, क्या तुम पागल हो, तो आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी। अच्छा इधर एक हम लिख दें पहले इसे, कि सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये साइड में ऐसे लिख लेना। तो सबसे पहले इज या आर लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक ना, माई यू, और यू के साथ आर लगता है तो पहले आर लगा देंगे। ये वाला वाक्य दूसरा क्या था, क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी,
क्या तुम जर्मन हो? जैसे मान लो कहीं ताजमहल देखने गए ना, बहुत सारे अंग्रेज गोरे गोरे आते हैं, कोई जर्मनी का होगा, कोई फ्रांस का होगा, कोई पुर्तगाल का होगा, कोई इंग्लैंड का होगा। तो क्या लिखेगा? हाँ, तो उसके लिए पूछ लोगे ऐसे, क्या आप जर्मनी के हैं? तो क्या आप जर्मनी के हैं? लिखी? क्या आप जर्मनी वासी हैं? तो आर यू जर्मन? जर्मनी। आर यू जर्मन? GUR। आप जर्मनी। जर्मनी वासी हैं या जर्मनी के हैं? आर यू जर्मन?